गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +1 क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमारा एक पॉइंट आया था। इसमें भू आकृति का ये पार्ट है रेगिस्तान या भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मरु का अर्थ होता है रेत या रेगिस्तान, स्थल का मतलब भूमि का टुकड़ा। तो भारतीय मरुस्थल ये अरावली श्रेणी के उत्तर पश्चिम, अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से अहमदाबाद से दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी है वो अहमदाबाद गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई। हमने इसके बारे में पढ़ा था जब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे थे। तो अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। ये मुख्य रूप से राजस्थान का अधिकतर भाग इसमें आ जाता है। तो राजस्थान, उत्तर पश्चिमी गुजरात यानी कि गुजरात का ये उत्तरी भाग, यहाँ पर गुजरात का प्रायद्वीपीय पठार है, कच्छ का रण है यहाँ पर। तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, दक्षिण हरियाणा और दक्षिणी पंजाब भी भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की वातीय भू आकृतियाँ, वातीय का मतलब होता है वायु से बनी हुई भू आकृतियाँ, यानी वायु से बनी हुई तद्रूप या आकृतियाँ जो भी है। तो वातीय का अर्थ होता है कि वायु से बनी हुई आकृतियाँ। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की वातीय आकृतियाँ मिलती हैं, जैसे बालू के टिब्बे जो कि आपने देखे भी होंगे। उसके अलावा क्या करती है, जब हवा वायु चलती है, एक दिशा में चलती रहती है, तो वो एक भंवर सा बन जाता है। किसी जब वायु के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो वहाँ एक भंवर बन जाता है और वहाँ पर एक वायु गहरा स्थान या गहरा गड्ढा बना देती है, जिसको वात गर्त भी कहते हैं। वात का मतलब वायु, गर्त का मतलब गहरा स्थान, जो कि वायु के द्वारा बनाया हुआ गहरा स्थान होता है। और इस प्रकार की आकृतियाँ हैं वो राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के आसपास बहुत सी मिलती है। अब यहाँ पर वर्षा है वो 150 मिलीमीटर यानी कि लगभग 15 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर औसत वर्षा है 15 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर की जो औसत वर्षा है वो 9 से 10 सेंटीमीटर मानी जाती है। ये एक शुष्क स्थल है। शुष्क का मतलब जहाँ पर नमी की मात्रा कम होती है। वनस्पति विहीन, वनस्पति का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से उसमें खेजड़ी या कांटेदार वृक्ष दिखाई देते हैं। अब कांटेदार वृक्ष है, उनकी विशेषता क्या होती है कि उनकी पत्तियां छोटी होती है और चिकनी होती है। आप कभी भी मरुस्थल या रेगिस्तान में जो वृक्ष होते हैं, मुख्य रूप से खेजड़ी है या फिर बेर है या अनेक प्रकार के जो कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां हैं वो छोटी होती है, चिकनी होती है। उनकी जड़ें हैं वो लंबी होती है। क्यों होती है? जड़ें लंबी इसलिए होती है क्योंकि अधिकतर गहराई से पानी को खींच सके। पत्तियाँ छोटी, जितनी पत्तियाँ छोटी होगी उतना ही वाष्प उत्सर्जन कम होगा। इनकी पत्तियों पर जो पानी की बूंदें सुबह सुबह आ जाती है, नमी आ जाती है, धूप निकलने के बाद में नमी वायुमंडल में चली जाती है। जितनी छोटी पत्तियाँ होगी भूमि से पानी उतना ही वायुमंडल में कम जाएगा। चिकनी होगी तो वाष्प उत्सर्जन कम होगा। इसलिए जो रेगिस्तान में वनस्पतियाँ होती हैं उनकी जड़ें लंबी, कांटेदार पौधे, पत्तियाँ छोटी और चिकनी होती है। अल्पवृष्टि यानी कि यहाँ पर वर्षा कम होती है 15 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम वर्षा मानी जाती है। अधिक वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का अर्थ होता है पानी का भाप के रूप में वायुमंडल में चले जाना। तो यहाँ पर या धरातल पर जहाँ कहीं भी पानी है वो वायुमंडल में चला जाता है, क्योंकि तापमान अब अधिक होता है। रेगिस्तान में तापमान है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, गर्मियों में होता है। सर्दियों में भी यहाँ पर तापमान है कभी कभार ही 0 डिग्री होता है, अन्यथा यहाँ पर 20 डिग्री के आसपास तापमान, सर्दियों में भी तापमान इतना बना रहता है। हाँ, रात में कुछ, क्योंकि जो रेगिस्तान होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो कई स्थानों पर रात के समय 0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो जाता है। लेकिन ये अधिकतर है वो 2 महीने ही होता है, अन्यथा 9 से 10 महीने यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। अब रेगिस्तान बनने का कारण क्या है? रेगिस्तान क्यों बने? एक सवाल उठता है, आपकी किताब में नहीं दिया है रेगिस्तान क्यों बने। रेगिस्तान बनने का कारण होता है, ऐसा माना जाता है कि आज से कई हजार वर्ष पूर्व जहाँ पर आज रेगिस्तान है वहाँ पर हरा भरा हुआ करता था। उसके 2 कारण बताए गए हैं। एक तो ये है कि उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे जो शिकार करते थे। उन्होंने क्या किया कि शेर, चीता या जो खतरनाक जानवर होते हैं उनका शिकार कर लिया। उसके बाद में जो शाकाहारी जीव जंतु है, मांसाहारी का उन्होंने शिकार कर लिया, शाकाहारी जीव जंतु है, हिरण, भेड़ या फिर अनेक जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो बच गए। वो उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों को खा गए और पेड़ पौधे नष्ट हो गए। इसके अलावा एक साइंटिफिक कारण ये भी दिखाई देता है
कि यहाँ पर वर्षा कम होने का कारण है कि जितने भी मरुस्थल है वो सभी महाद्वीपों के पश्चिम में है। जितने भी मरुस्थल है वो सभी महाद्वीपों के पश्चिम में है, और पश्चिम में है, और 0 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित, 0 से 35 के बीच में स्थित है। अब 0 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में हवाई जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। जैसे ये पूर्व दिशा है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है, तो हवाई है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है। अब पूर्व से पश्चिम दिशा में जब हवाई पहुंचती है तो वो शुष्क हो जाती है, उनकी नमी की मात्रा कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत की बात कर लेते हैं। राजस्थान है भारत के पश्चिम में स्थित है। बंगाल की यहाँ पर अधिकतर जो वर्षा है, जैसे पंजाब, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों से होती है। हालांकि ये क्षेत्र है वो अरब सागर के निकट है, लेकिन फिर भी बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों से वर्षा होती है। कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी की पवनें जब उत्तर की ओर जाती है तो हिमालय उनको रोक लेता है, और हिमालय के समानांतर ये पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे इनकी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जितनी दूरी हवाई तय करती है उसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि इस स्थल भाग पर नमी के या जल के स्रोत है बहुत कम है। जल है वो हमेशा ही समुद्रों से हवाओं के द्वारा उठाया जाता है। अरब सागर की जो पवनें हैं वो भी यहाँ पर आती है, लेकिन वर्षा नहीं करती है। उसका कारण ये है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है उनके समानांतर है। अरब सागर की हवा इस प्रकार से आती है तो अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर उत्तर की ओर निकल जाती है। अगर यही पर्वत पूर्व से पश्चिम इस प्रकार इस दिशा में फैला होता तो यहाँ पर वर्षा होती है, मरुस्थल नहीं होता। तो जितने भी मरुस्थल है, अधिकतर मरुस्थल विश्व में सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। चाहे आप थार मरुस्थल, इसको थार मरुस्थल कहते हैं, भारत और पाकिस्तान का जो है उसको थार मरुस्थल कहते हैं। चाहे आप थार मरुस्थल की बात करें या फिर अरब मरुस्थल की बात करें। सहारा मरुस्थल है वो पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है, लेकिन पश्चिमी सहारा में स्थिति है बहुत ही दयनीय, क्योंकि वहाँ पर नाममात्र की वर्षा होती है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें, अटाकामा मरुस्थल की बात करें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, यानी कि अधिकतर मरुस्थल है वो किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में, और यही भारत और यही थार मरुस्थल है एशिया महाद्वीप के पश्चिम में और भारत के भी पश्चिम में। तो इसके बारे में आपको बताना है कि भारतीय मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये मुख्य रूप से अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर कुछ वातीय भू आकृतियाँ मिलती है। यहाँ पर वर्षा है वो अल्प वृष्टि होती है, 15 सेंटीमीटर लिख सकते हो या 150 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। ये एक वनस्पति विहीन या अल्प वनस्पति वाला, कम वनस्पति वाला क्षेत्र है। अब इसमें दो भारतीय मरुस्थल के दो भाग है। एक है सिंध, पाकिस्तान की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, यानी कि सिंध नदी या सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये यहाँ पर भी पाकिस्तान में मरुस्थल है, जो कि पाकिस्तान वाला मरुस्थल है। उसके बाद में कच्छ के रण की ढाल वाला, यहाँ पर है कच्छ का रण, यहाँ पर कच्छ का रण है। तो दक्षिणी इसका ढाल हो गया, ये दक्षिणी ढाल वाला मरुस्थल। दो भागों में इसको बांट दिया है। यहाँ पर अल्प वृष्टि होती है तो हमेशा ये पानी का घाटा रहता है, नमी का घाटा रहता है, जबकि यहाँ पर वनस्पति भी अल्प है और वृष्टि भी अल्प है, दोनों ही अल्प है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है वो लूनी है। लूनी नदी यहाँ पर अजमेर है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित, यहाँ से लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में जा गिरती है, और एकमात्र यहाँ पर नदी है। कुछ दूरी तक उसका पानी मीठा होता है, उसके बाद में उस नदी का पानी खारा हो जाता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। जैसे कि लूनी नदी यहाँ से अगर निकलती है अजमेर से, यहाँ से अजमेर से निकलती है, तो कुछ दूरी तक वो पश्चिम की ओर चलती है तो उसमें पानी मीठा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो मीठे जल के स्रोत से निकलती है। धीरे धीरे आगे बढ़ती है और रेगिस्तान में बहती है तो उसमें मिट्टी की मात्रा अधिक हो जाती है, उसाद की मात्रा अधिक हो जाती है, जबकि यहाँ की मिट्टी में खारापन है। कच्छ का रण पता है सभी को कि यहाँ पर खारापन है, तो उस नदी में भी कुछ नमक के कण मिल जाते हैं और उसका पानी भी खारा हो जाता है। उसके बाद में है तटीय मैदान। तटीय मैदान ये है पश्चिमी घाट। ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है ये एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। इसका नाम है पश्चिमी घाट। ये जो लाइन दिखाई दे रही है हमें, इसकी ऊंचाई है पश्चिमी घाट की अपेक्षा है कम है। इसकी ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है, और इसको कहते हैं पूर्वी घाट, क्योंकि भारत के पूर्व में है तो पूर्वी घाट और पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट। अब इस पश्चिमी घाट और ये तटीय रेखा है, तट रेखा भी कह सकते हैं, तटीय रेखा भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान, और इस क्षेत्र को कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान। ये भारत के पश्चिम में है तो पश्चिमी तटीय मैदान, भारत के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान, और ये एक समतल भूभाग है जिस पर भारत
उत्तर भारत के मैदान के बारे में हमने पढ़ा था, इसी प्रकार ये भी एक समतल भूभाग है, 2 भागों में बांटा जाता है। अब ये किसके बीच में है? पश्चिमी घाट और अरब सागर। ये अरब सागर है और ये पश्चिमी घाट है, दोनों के बीच में ये पश्चिमी तटीय मैदान है वो स्थित है। कहाँ से कहाँ तक है? ये खंबात की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी। यहाँ पर नर्मदा नदी अपना जल गिराती है, नर्मदा नदी अपना जल यहाँ पर गिराती है खंबात की खाड़ी में। यहाँ से लेकर ये दक्षिण में कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप भी लिखा हुआ मिले तो भी ठीक है, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप तक ये लंबाई में फैला हुआ है। अब एक इसमें अधिकतर भाग है इसके डूबे हुए हैं। एक द्वारका शहर का नाम आता है जो कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मान जाता है। तो द्वारका जो शहर है वो यहाँ पर खंबात की खाड़ी के निकट स्थित था और आज है उसके अवशेष समुद्र में मिले हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी समय भव्य शहर हुआ करता था लेकिन आज उसके अवशेष समुद्र में है। तो यानी कि ये भाग है कहीं न कहीं नीचे बैठ गया है, नीचा हो गया है। फिर यहाँ पर संकीर्ण पश्चिमी तटीय मैदान। अब एक संकीर्ण पट्टी बना हुआ है, इसकी चौड़ाई कम है इसलिए इसको संकीर्ण बोला जाता है। अब इस पश्चिमी तटीय मैदान पर अनेक बंदरगाह भी है, जैसे यहाँ पर है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के दक्षिण में। फिर हम आते हैं दक्षिण की ओर, यहाँ पर गोवा में मार्मागोवा बंदरगाह है। उसके बाद में आते हैं न्यू मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद में है कोच्चि जो कि केरल में है। इसके ये कुछ बड़े पतन है बंदरगाह है, इसके अलावा छोटे छोटे अनेक पतन और बंदरगाह भी यहाँ पर स्थित है। इस मैदान की चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर है। मध्य में संकीर्ण है, उत्तरी और दक्षिणी भाग चौड़ा है। ये उत्तरी भाग, ये भाग इसका चौड़ा है और दक्षिणी भाग चौड़ा है। मध्य में ये संकीर्ण है यानी कि पतला है। अब किसी भी मैदान की चौड़ाई क्यों बढ़ जाती है? जब वहाँ नदियाँ अपना अवसाद जमा करती है या समुद्री लहरें लगातार तट के निकट टकराती रहती है और वहाँ पर तट को बारीक मिट्टी में तोड़ती रहती है तो वो उसकी चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में आता है कोच्चि, एक बंदरगाह है अनूप। इसमें शब्द आएगा कोच्चि। कोच्चि एक अनूप पर स्थित है। अनूप का अर्थ होता है झील या कयाल। इसको लेगुन भी बोलते हैं, अनूप भी बोलते हैं, कयाल भी बोलते हैं या झील भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है कई बार समुद्री तरंगे हैं वो इस प्रकार से एक तट को टकराती रहती है और यहाँ से इस भूमि को काट देती है और इस प्रकार की आकृति हो जाती है यहाँ पर। अब ये तीन ओर से तो स्थल भाग हो गया, एक और ये जलीय भाग है। तो यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है, अनूप पर या लेगुन पर स्थित है। उसके बाद में है पूर्वी तटीय मैदान। ये देखो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूर्वी घाट है, दोनों के बीच में स्थित है। इनकी चौड़ाई अधिक है, पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर महानदी, यहाँ से महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है और इन नदियों ने यहाँ पर अवसाद, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि को जमा करके इन मैदानों की चौड़ाई है वो बढ़ा दी है। इन नदियों के बारे में बताया गया। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? जब नदी अपना जल, जैसे कावेरी नदी है यहाँ से निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कावेरी नदी अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये बंगाल की खाड़ी तक पहुँचते पहुँचते इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, अवसाद की मात्रा अधिक होती है। तो अवसाद को इस स्थान पर ये जमा करने लगती है। फिर इसकी धाराएं हैं इस प्रकार से कई भागों में विभाजित हो जाती है, बंट जाती है। तो इसकी आकृति है वो एक डेल्टा जैसी, इस प्रकार की आकृति इसकी हो जाती है। इस प्रकार से ये चारों ओर इसका जल है वो फैलने लगता है। तो सभी नदियाँ जो पूर्वी तट की नदियाँ हैं वो सभी नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है, चाहे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। जबकि जो पश्चिमी तट की नदियाँ हैं, चाहे नर्मदा है, ताप्ती है, शरावती है, जितनी भी यहाँ की नदियाँ हैं वो पश्चिमी तट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, वो ज्वार नद मुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख या इसको एस्चुचरी भी बोलते हैं। क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ ये पश्चिमी घाट है बिल्कुल खड़े हैं, यहाँ से अचानक से नदियाँ निकलती है और तीव्र गति के साथ अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो उनको मिट्टी या अवसाद को जमा करने का कोई भी स्थान नहीं मिलता है, तो यहाँ पर एक गहरा स्थान बन जाता है। जो यहाँ पर जब नदी अपना जल गिराती है तो वो एक गहरा स्थान बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख या एस्चुचरी। जबकि पूर्वी घाट की नदियाँ हैं वो एक समतल भूभाग बनाती है, उसको कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर कुछ एक इसको भागों, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, ये बुक में बताया गया है। कुछ एक झीलें हैं इसमें, चिल्का झील उड़ीसा में मिलेगी, कोलेरू और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलती है। इसका अधिकतर भाग है वो आंध्र प्रदेश में है।
अब दोनों में अंतर बताना है आपको, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अगर आप दोनों पैराग्राफ पढ़ लेते हो, पश्चिमी तटीय मैदान का और पूर्वी तटीय मैदान का, तो सेम वही चीज़ें इसमें अंतर में बताई गई है। कुछ पश्चिमी तट के बंदरगाह है, कांडला जो कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद में मुंबई महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू या न्यावासोवा इसको पतन कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद में है मारमागोवा गोवा में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, और कोची है वो केरल में। पूर्वी तट के बंदरगाहों की बात करें तो कोलकाता जो कि थोड़ा सा आंतरिक भाग में स्थित है। यहाँ पर एक हुगली नाम की नदी है, उस नदी के द्वारा कोलकाता से हम समुद्र तक आ सकते हैं, बंगाल की खाड़ी तक आ सकते हैं। उसके दक्षिण में हल्दिया, कोलकाता जो पतन है बंदरगाह, उसके बाहर को कम करने के लिए, वहाँ पर भीड़ अधिक हो गई थी, उस भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया। उससे दक्षिण में आते हैं तो पाराद्वीप जो कि उड़ीसा में मुख्य रूप से लौह हिस्से का वहाँ से निर्यात किया जाता है। उसके और दक्षिण में आते हैं तो विशाखापट्टनम जो कि भारत का सर्वाधिक सुरक्षित और सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। और उससे थोड़ा सा दक्षिण में आता है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी, इसको मद्रास भी कहते हैं, चेन्नई। और चेन्नई के निकट एक और पतन है एनोर, चेन्नई के निकट और कौन सा है, एनोर, इसको एनोर भी कहते हैं। एक नाम और है इसका कामराज, इसको कामराज भी कहते हैं, और ये चेन्नई के निकट है। चेन्नई के आसपास जो जलियानों की भीड़ बहुत अधिक हो गई थी, उसको कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। उसके दक्षिण में है तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में है तूतीकोरिन। मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद में है द्वीप समूह। द्वीप एक ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, वो द्वीप कहलाता है। समूह का मतलब वहाँ पर अनेक द्वीप हो, उसको द्वीप समूह कहते हैं। तो भारत में 2 द्वीप समूह है, एक है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है, और दूसरा है अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कुछ द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी है वो है कावारती, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। तो ये भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर कुछ एक द्वीप ही दे रखे हैं, नाम दे रखे दीव, अंजद्वीप, सेंटिमरी। आपको इतना नहीं याद करना है, आपको ये बताना है कि लक्षद्वीप, द्वीप समूह में आगे लिख दिया लक्षद्वीप, कि लक्षद्वीप है वो भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। वहाँ पर अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जहाँ पर कुछ द्वीपों पर जनसंख्या रहती है और कुछ पर जनसंख्या नहीं रहती, वो निर्जन है। उसके बाद में आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ एक, जैसे कि ताप्ती नदी के मुहाने पर अलिया बेट है, नर्मदा नदी के मुहाने पर खदिया बेट है। नर्मदा नदी यहाँ पर गिराती है तो यहाँ पर जो द्वीप है उसको खदिया बेट कहते हैं। यहाँ पर ताप्ती नदी अपना जल गिराती है, उसको अलिया बेट कहते हैं। कुछ 2-3 द्वीपों के नाम बताने हैं। ये 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 8 डिग्री उत्तर से, यहाँ से 8 डिग्री उत्तरी नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की अगर ये बात करें तो 71 से 74 डिग्री, यानी कि 71 डिग्री ईस्ट से लेकर 74 डिग्री ईस्ट तक फैली हुई इसका देशांतरीय विस्तार हो जाता है। इनकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। यहाँ पर कुल 36 द्वीप है और 11 द्वीपों पर लोग रहते हैं। उसके बाद में बात करें बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर जो द्वीप है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसके दक्षिण में एक इंदिरा पॉइंट शब्द लिखा हुआ है, ये भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर द्वीपों की संख्या अधिक है। ये 6 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों इसको इसमें बताना है। अब इसको 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग है ये अंडमान कहलाता है, दक्षिणी भाग है ये निकोबार कहलाता है। तो इन द्वीप समूह को, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर भी अनेक द्वीप है, जैसे कि पंबन द्वीप है, न्यूमूर है, श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप। और इसकी विशेषता क्या है श्रीहरिकोटा द्वीप की, कि भारत जितने भी सैटेलाइट छोड़ता है वायुमंडल में, उपग्रह छोड़ता है, वो सभी उपग्रह है वो इसी हरिकोटा द्वीप से छोड़े जाते हैं। PSLV स्टेशन बनाया हुआ है। अब यहाँ से क्यों छोड़े जाते हैं, इसका कारण ये है कि एक तो ये
भूमध्य रेखा के निकट है, जहाँ पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, उसका फोर्स कम लगती है। दूसरा ये है कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जलीय क्षेत्र है। अगर किसी कारणवश कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह सफल नहीं हो पाता है, वापस नीचे गिर जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। अगर किसी स्थल भाग पर वही सैटेलाइट गिरता है तो वहाँ पर जान माल के अधिक नुकसान होता है। इसलिए श्रीहरिकोटा द्वीप से जितने भी सैटेलाइट है वो यहाँ से आंध्र प्रदेश से छोड़े जाते हैं। यहाँ पर 2 द्वीप भी है, ज्वालामुखी द्वीप, 2 ज्वालामुखी द्वीप भी, एक का नाम है बेरन और एक का नाम है नारकोंडम, अंडमान निकोबार में स्थित है। अब दोनों में फर्क क्या है? बेरन द्वीप जो है वो बेरन द्वीप है, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप। बेरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि यहाँ पर ज्वालामुखी पदार्थ है, इस प्रकार से एक ज्वालामुखी पदार्थ है वो निकलता रहता है। दूसरा है नारकोंडम, दूसरा है नारकोंडम द्वीप। अब ये है वो परसुप्त कहलाता है। कौन सा कहलाता है? परसुप्त, यानी कि सोया हुआ। परसुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। ये कभी भी यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। ये सोया हुआ है लेकिन कभी भी यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तो भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी है। तो आपका ये सेकंड लेसन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द दिए हुए हैं, जिसमें कि अनुदैर्ध्य घाटी दी हुई है। आपको पहले ही बताया था कि 2 ऊंचे पर्वतों के बीच में एक समतल भूभाग, उसको घाटी कहते हैं, उसके समानांतर होता है द्रोणी घाटी। जब नदी है वो 2 पर्वतों के बीच से बहती है, बीच में गहरा स्थान बना देती है। उत्खंड है जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके आंसर दिए गए और सारे के सारे क्वेश्चन है इसी लेसन में से दिए गए हैं। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके भी उत्तर दिए गए हैं। अगर लेसन हम कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में जितने पीछे क्वेश्चन दिए गए सभी हमें मिल जाते हैं। लघुत्तरीय सभी के आंसर दिए गए हैं और हमने सभी पढ़े भी है। पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है? अब आपको पहले बताया था कि ये एक खड़ा क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी घाट है वो एक खड़ा कगार की तरह है। जैसी नदी यहाँ से निकलती है अचानक से अपना जल अरब सागर में गिरा देती है, तो वहाँ पर डेल्टा नहीं बन पाता है। एक प्रश्न और दिया है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है? अब मरुस्थल है वो 2 प्रकार के होते हैं। रेगिस्तान है वो एक तो होता है गर्म और एक होता है ठंडा। अब गर्म का सभी को पता है, जहाँ पर तापमान अधिक हो, ठंडा जहाँ पर तापमान कम हो। अब गर्म मरुस्थल जो हमें पता है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के निकट है। ठंडा मरुस्थल है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल का मतलब रेतीला क्षेत्र, लेकिन मरुस्थल एक बंजर भूमि भी होता है। मरुस्थल यहाँ पर कुछ अनाज आदि का पैदा नहीं होता, ये बंजर भूमि है, वीरान पड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बंजर भूमि है, ये क्षेत्र भी वीरान है। तो ठंडा मरुस्थल है वो उत्तरी भारत में पाया जाता है। तो सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत के अंतर बताया गया है, जो पहले भी हमने पढ़ा है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान हिमालय का वरदान है। क्यों है वरदान? क्योंकि हिमालय से बहने वाली नदियों ने यहाँ पर अवसाद को जमा किया, जिससे एक नई मिट्टी का निर्माण हुआ और भारत के लिए वरदान साबित हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की तुलना करनी है, दोनों के बारे में आपको बताना है। इसमें एक चीज़ आपको और बता देनी है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप है वो हिमालय का भाग है, यानी कि हिमालय पर उत्तर से यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर होता हुआ हिमालय यहाँ तक आ गया है। यहाँ आकर ये समुद्र में या जल में डूब जाता है। कहीं कहीं पर हिमालय के भाग जल से बाहर दिखाई देते हैं, वहाँ पर ये द्वीप बन गए हैं, यहाँ पर लोग रहने लगे हैं। लक्षद्वीप है वो एक परवाल द्वीप है। परवाल होता है सुई की नोक। सुई की नोक जितने जितने छोटे छोटे जीव समुद्र में होते हैं, जब वो उनकी संख्या है वो अरबों में होती है, जब वो मर जाते हैं तो एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। उसके बाद में फिर किसी कारणवश और दूसरे जानवर मरते हैं तो उसी के ऊपर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से एक स्थल भाग बन जाता है, जिसको कि परवाल से बना हुआ द्वीप समूह कहते हैं। दोनों में अंतर बताना है आपको। दक्कन के पठार का भौगोलिक विवरण जो हमने पढ़ा है, पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताएं जो उस अंतर में भी बताया गया है, पैराग्राफ में भी बताया गया है। भारत के उत्तर पूर्वी पठार या भारतीय मरुस्थल दोनों में से एक का करना है, तो भारतीय मरुस्थल का हमें वर्णन कर देंगे। नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण सतलाकृतियाँ कौन सी है? नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली। अब नदी घाटी मैदान में हमने कौन सी पढ़ी थी? बाफर पढ़ा था, तराई पढ़ी थी, उसके बाद में खादर और बांगर, उनके बारे में बताना है। नदी घाटी मैदान की ये देखो, इसने बाफर, तराई, बांगर और खादर चारों को उत्तर भी दे रखा है। यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरवन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं, बद्रीनाथ कहाँ पर है?
उत्तराखंड में। यहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, गंगा नदी। इस प्रकार से समांतर कहाँ तक जाना है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर है, भारत और बांग्लादेश दोनों के निकट फैला हुआ है। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ के बाद गंगा है वो तीव्र ढाल, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, नदी का पानी अचानक से तीव्र गति से नीचे की ओर आता है तो तीव्र ढाल में बहती है। इस पहाड़ी क्षेत्र में नदी मुख्यतः लंबवत अपरदन करती है। अपरदन दो प्रकार का होता है, एक होता है क्षैतिज और एक होता है लंबवत। जब कोई नदी इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर मिट्टी को काटती है, गहरा करती है स्थान, तो लंबवत अपरदन कहलाता है। जब कोई नदी किनारों को काटती है यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ती है तो क्षैतिज अपरदन कहलाता है। जब समतल भूभाग में नदी बहती है तो वो क्षैतिज अपरदन करती है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में नदी बहती है, पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो लंबवत अपरदन करती है। उसके हरिद्वार के निकट नदी है मैदानी भाग में, तो हरिद्वार यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा के निकट है। यहाँ पर हरिद्वार के निकट क्या होता है कि गंगा नदी है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में जैसी आगे की ओर बहती है उसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदी विसर्पों, अब नदी विसर्प क्या होता है कि नदी जब समतल भूभाग से बह रही है और उसमें पानी की मात्रा कम हो, क्योंकि नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोक लिया जाता है तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, अवसाद आदि की मात्रा अधिक हो जाती है। नदी इस प्रकार से विसर्प यानी कि जो सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा, इस प्रकार की आकृति बहने लगती है, जिसको कि विसर्पाकार कहते हैं। क्यों बहती है, क्योंकि पानी की मात्रा कम हो जाती है, अवसाद की मात्रा बनी रहती है। मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि अवसाद कहलाते हैं। गंगा है प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ के मैदान भी बनाती है। अब प्राकृतिक तटबंध क्या होता है, जब नदी बहती है तो अवसाद है उसके दोनों किनारों पर जमा होती रहती हैं, दोनों किनारों पर, और दोनों किनारों पर बांध जैसी आकृति बन जाती है, इसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बाढ़ का मैदान, जब नदी में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये तटबंध ये टूट जाती है और पानी इसके चारों ओर फैल जाता है, तो वहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है, उसको बाढ़ का मैदान कहते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त जल से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। ये गंगा नदी यहाँ पर आती है, उसके बाद में यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी असम से बहती हुई फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यह बंगाल की खाड़ी के निकट दो नदियां आपस में मिलकर जल गिराते हैं, जिसको कि सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताएं।